Hello students, today in this lecture on work energy and power we shall discuss the numerical problems. Example 6.1 of NCERT. Find the angle between force F is equal to 3I cap plus 4J cap plus 5K cap and unit and displacement 5I cap plus 4J cap and 3K cap unit. Also find the projection of F on D. F का D पर प्रोजेक्शन भी निकालना है और एंगल भी पता करना है कि F और D के बीच एंगल कितना होगा. तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है. यू सी सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट का मास है m. इस पर मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है d और जो फोर्स लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ थीटा एंगल बनाते हुए. वी वांट टू नो द वैल्यू ऑफ दिस थीटा. देन हाउ टू नो. वी नो दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ solution. We know the dot product of force and displacement is equal to FD cos theta. FD cos theta. Vector F dot vector D is equal to FD cos theta. F is magnitude of vector F, D is magnitude of vector D. So from this cos theta would be equal to the dot product of F and vector D divided by F into D, the magnitude. Now first we calculate F dot D, then FD, and finally we will be able to know the value of theta. So F dot D, since F dot D is equal to, what is F? F is 3I cap plus 4J cap minus 5K cap dot D, vector D, what is displacement? 5I cap plus 4J cap plus 3K cap. Dot product, all of you know, 5 3s are 15, I cap dot I cap is 1 और इसके अलावा I cap का J cap के साथ 0 हो जाएगा, I cap का K cap के साथ 0 हो जाएगा, तो केवल इतना आएगा. देन प्लस 4J cap का 3I cap के साथ 0 होगा, I cap है इधर J cap है, प्लस 4J कैप का प्लस 4J कैप के साथ 4 4J 16 और J कैप डॉट J कैप 1 हो जाएगा और प्लस 4J कैप का माइनस 5K कैप के साथ 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ K कैप और यहाँ J कैप. चलिए ये बच गया लास्ट. 3K कैप का 3I कैप के साथ 0 होगा, 3K कैप का 4J कैप के साथ 0 होगा और 3K कैप का माइनस 5K कैप के साथ 5 का 3 के साथ माइनस 15 और K कैप डॉट K कैप 1 हो जाएगा. तो यहाँ से ये रिजल्ट कितना आया? 16 आया. कितना रिजल्ट आया? 16 यूनिट आ गया. क्या आ गया? 16 यूनिट. ठीक है, हमें यूनिट दिया हुआ है, यूनिट. ठीक है, तो यूनिट आ गया. F डॉट डी का वैल्यू आ गया ये. अब F क्या होगा? F इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F का जो मैग्नीट्यूड है उसे हम F कह रहे हैं और ये किसके बराबर होगा? अंडर रूट. व्हाट इज F? F इज 3I कैप 4 प्लस 4J कैप माइनस 5K कैप. आप जानते हो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे? रूट स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ I कैप मतलब 3 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ J कैप मतलब 4 स्क्वायर होल स्क्वायर एंड प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ K कैप एंड K कैप का कोफिशिएंट है -5, इसका होल स्क्वायर. ये आ जाएगा और यहाँ से आएगा 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25 एंड इट वुड बी अंडर रूट 50. कितना हो जाएगा? अंडर रूट 50. ये F की वैल्यू हो गई. एंड व्हाट इज D? दिस D is magnitude of displacement vector. So similarly you calculate the magnitude of D. So what is D? 5I cap plus 4J cap plus 3K cap. तो square of coefficient of I cap 5 whole square plus square of coefficient of J cap 4 whole square plus square of coefficient of K cap 3 whole square. ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 16 प्लस 9 एंड इट वुड बी अंडर रूट 50. कितना हो जाएगा ये? अंडर रूट 50 हो जाएगा.
देन एफ इंटू डी चाहिए हमें, एफ इंटू डी, तो सिंपली एफ इंटू डी कर दीजिए, तो √50 इंटू √50 ये आएगा, और √50 इंटू √50 आप जानते ही हो 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50, तो एफ इंटू डी सिंपली क्या हो जाएगा 50। तो कॉस थीटा, देयर फोर यूजिंग इक्वेशन 1 कॉस थीटा क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा वुड बी वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, यानी वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी 16 अपॉन एफ इंटू डी क्या आ गया 50, 16 अपॉन 50, और यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 16 अपॉन 50, और इसको लिखा जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 16 अपॉन 50 का मतलब है 0.32 अप्रॉक्सीमेटली, तो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और इसको हम कॉस टेबल से देख सकते हैं और वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, एफ का डी पर प्रोजेक्शन कितना होगा, एफ का डी पर यदि हम प्रोजेक्शन देखें तो ये प्रोजेक्शन होगा एफ का डी पर, इस तरीके से ये साइड हो, और एफ का डी पर पूछ रहा है तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, डी का एफ पर पूछता तो डी कॉस थीटा, तो एफ का डी पर प्रोजेक्शन कितना होगा एफ कॉस थीटा। सो प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और एफ कॉस थीटा, अब देखिए एफ की वैल्यू है आपके पास कितनी, मैग्नीट्यूड है ये, एफ इज मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड ऑफ एफ की वैल्यू है √50, और कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा इज 16 अपॉन 50, 16 अपॉन 50, सो इट वुड बी व्हाट 16 अपॉन √50, ये आपका प्रोजेक्शन आ जाएगा 16 अपॉन √50, ठीक है 16 अपॉन √50। चलिए, हालांकि ये पहले वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए खैर, एग्जाम्पल 6.2, एग्जाम्पल 6.2 में क्या कह रहा है, इट इज वेल नोन दैट ए रेन ड्रॉप फॉल्स, एक बारिश की बूंद गिरती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके प्रभाव में एक पानी की बूंद गिरती है, एंड द अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और उसके ऊपर लगने वाले रेजिस्टिव फोर्स, कौन सा अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स लगेगा उसके ऊपर, द लेटर इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल, लेटर मतलब ये रेजिस्टिव फोर्स इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप बट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड, consider a drop of mass 1 gram falling from a height this, it hits the ground with a speed 50 meter per second, what is the work done by the gravitational force, number 1, number 2, what is the work done by the unknown resistive force, unknown resistive force के द्वारा वर्क डन कितना होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले किसकी बात कर लें, अननोन रेजिस्टिव फोर्स को कैलकुलेट करना है तो पहले ग्रेविटेशनल फोर्स पता कर लें कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स को भी पता करने के लिए पार्ट ए में है व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वर्क डन तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उससे निकाला जा सकता है। हालांकि वर्क डन सीधे भी आ जाएगा, mgh होगा, वर्क डन क्या होगा mgh होगा, लेकिन उससे पहले देखिए एक बारिश की बूंद है, मान लीजिए ये बारिश की बूंद है, ठीक है, ये बारिश की बूंद है, ये गिर रही है नीचे, ये नीचे गिर रही है, ठीक है, और नीचे इसका mg लग रहा है, और ये जो अपोजिट रेजिस्टिव फोर्स है, ये रेजिस्टिव फोर्स मतलब यहाँ पर जो भी रेजिस्टिव फोर्स होगा, देखो विस्कस फोर्स हो सकता है एयर के कारण लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, रेजिस्टिव विस्कस फोर्स, रेजिस्टिव अपोजिट रेजिस्टिव फोर्स, ये रेजिस्टिव फोर्स का डायरेक्शन इस बारिश की बूंद के मोशन के अपोजिट होगा, और ये जो रेजिस्टिव फोर्स है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप बट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड। कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम, तो मास इसका 1 ग्राम है ड्रॉप का, फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट 1 किलोमीटर, और ये ग्राउंड सरफेस है मान लीजिए, और ये हाइट दे रखी है आपको h 1 किलोमीटर, कितनी 1 किलोमीटर, इट हिट्स द ग्राउंड विद ए स्पीड, ये जो बारिश की बूंद है यहाँ आएगी
तो इस जगह जो बारिश की बूंद की जो स्पीड होगी VR फॉर रेन ड्रॉपलेट, इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ये हिट करती है ग्राउंड को, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें तो W इज इक्वल टू mgh हो जाएगा सिंपली। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ही होगा, F डॉट डी एस होगा ना, F डॉट डी एस, एस की जगह क्या है एफ एस होगा, तो F की S की जगह क्या है H है, और F की जगह क्या है mg, तो ये फॉर्मूला बन गया W इज इक्वल टू mgh। अब m क्या है, मास, मास कितना है ड्रॉप का 1 ग्राम है, 1 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो इतना आ जाएगा। ये 1 ग्राम को किलोग्राम में आप बदलोगे तो इतना होगा 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। और g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू है आपकी 10, और h की वैल्यू कितनी है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका किलोग्राम में है और ये मीटर में है, तो इस तरीके से 1000 मीटर हो गया। और ये 10⁻³ और ये -3, तो यहाँ केवल आ गया 10, ये 10 जूल ये वर्क डन हुआ, ये वर्क डन हुआ 10 जूल। कितना हुआ 10 जूल इज द वर्क डन, 10 जूल इज द वर्क डन। अब दूसरा पूछ रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स, अननोन रेजिस्टिव फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा ये पता करना है। तो अननोन रेजिस्टिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, अननोन रेजिस्टिव फोर्स के द्वारा वर्क डन बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स, अननोन रेजिस्टिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। देखिए अननोन रेजिस्टिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, भाई एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम आप क्या कहते हो, एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है टोटल वर्क। और टोटल वर्क कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है, प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, यानी ये जो रेजिस्टिव फोर्स लगेगा ये भी तो वर्क डन करेगा, ये भी वर्क डन करेगा, तो ये टोटल वर्क डन हो जाएगा, ये टोटल वर्क डन हुआ, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स भी यहाँ लग रहा है और ग्रेविटी भी यहाँ लग रहा है, ठीक है, तो टोटल वर्क डन ये हो गया। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा ड्रॉप के शुरुआत में ड्रॉप का स्पीड है 0, इनिशियल स्पीड कितना है, इनिशियल स्पीड ड्रॉप का 0 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और v की जगह क्या है VR², जिस स्पीड के साथ जाके टकरा रही है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया kF माइनस KI आएगा, और kF की वैल्यू हाफ mv² और KI क्या है 0, तो यहाँ से 1/2 m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 1 इंटू 10⁻³ और VR क्या है 50 होल स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50, ये आ जाएगा। और यहाँ से सॉल्व कर लें तो 25 और ये 1250 आएगा, कितना आएगा 1250 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा, और इसको लिखा जाएगा 1.25 जूल। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया, तो 1.25 जूल हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन बाय ग्रेविटी 10 जूल आया था, 10 जूल आया था, और ये रेजिस्टिव फोर्स है इज इक्वल टू ये 1.25 है, यहाँ प्लस था, ठीक है। अब वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स WR, तो कितना आ जाएगा 1.25 माइनस 10 आ जाएगा, 1.25 माइनस 10, और ये कितना आ जाएगा -8.75 क्या जूल, यानी नेगेटिव होगा ना। नेगेटिव क्यों आ रहा है, देखिए डायरेक्शन अपोजिट है, यानी रेजिस्टिव फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव वर्क होगा इसके द्वारा, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आसान सा सवाल है, बस क्वेश्चन को समझना है, डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करना है, सवाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 6.3 की बात करेंगे। एग्जाम्पल 6.3, ए साइक्लिस्ट कम्स टू ए स्कीडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। स्कीडिंग स्टॉप का मतलब है
कि ब्रेक लगाने के बाद ठीक है 10 मीटर ए साइक्लिस्ट कम्स टू ए स्कीडिंग स्टॉप इन 10 मीटर स्कीडिंग डिस्टेंस हो गया। ब्रेक लगाने के बाद इतनी मीटर डिस्टेंस गया और इसका मतलब ये स्कीडिंग डिस्टेंस है साइक्लिस्ट का। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड के द्वारा जो साइकिल पर फोर्स लग रहा है वो 200 न्यूटन है एंड इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन। और किसके अपोज करता है? डायरेक्टली अपोज करता है। ड्यूरिंग दिस फोर्स द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन एंड इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन, और मोशन को अपोज करता है। हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल? रोड के द्वारा साइकिल पर कितना वर्क होगा ये निकालना है। नंबर 2, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड? और साइकिल रोड पर कितना वर्क करेगा? पहले तो हम बात करें रोड साइकिल पर कितना वर्क करेगा, एक ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये साइकिलिस्ट है, मान लीजिए ये लीजिए ये साइकिलिस्ट है। ठीक है, ये साइकिलिस्ट है। अब ये साइकिलिस्ट रोड पर चल रहा है, ये रोड पर चल रहा है ये साइकिल। ठीक है, और ये ब्रेक अप्लाई करता है और ब्रेक अप्लाई करने के 10 मीटर मान लीजिए यहाँ जाके रुकता है, और ये डिस्टेंस मान लेता हूँ 10 मीटर, और यहाँ जाके साइकिल रुकता है, इस जगह जाके रुकता है। ये स्कीडिंग स्टॉप है, स्कीडिंग स्टॉप। तो यहाँ से ब्रेक लगाना शुरू किया, यहाँ तक गया तो ये स्कीडिंग स्टॉप हो गया। ठीक है, स्कीडिंग डिस्टेंस हो गया 10 मीटर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड, जो साइकिल पर रोड के द्वारा फोर्स है वो 200 न्यूटन है। ठीक है, द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन। रोड के द्वारा साइकिल पर जो फोर्स है वो 200 न्यूटन है। ठीक है, तो वर्क डन बाय द रोड कितना होगा? वर्क डन बाय द रोड ऑन द साइकिल। अब देखिए रोड साइकिल इधर चल रही है तो रोड साइकिल पर वर्क इधर करेगा, रोड साइकिल पर वर्क इधर करेगा, साइकिल के अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर है और साइकिल के द्वारा वर्क इधर हो रहा है, वो रोड के द्वारा वर्क इधर हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। यानी रोड के द्वारा, आर मतलब रोड के द्वारा जो वर्क डन होगा वो एफ डॉट डी ये होगा, और एफ डॉट डी को यदि हम खोलें तो एफ डी कॉस 180 हो जाएगा। 180 क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टिव फोर्स रोड के द्वारा जो फोर्स लग रहा है इस तरफ लग रहा है और साइकिल इधर मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, और जो रोड का फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है। तो ये आ जाएगा माइनस एफ डी। कॉस 180 का मतलब -1 होता है, और एफ का मतलब रोड के द्वारा लगाया गया फोर्स 200 न्यूटन है। ठीक है, और डी का मतलब स्कीडिंग डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। तो ये कितना आ गया? सिंपली -2000 जूल आ गया। तो रोड के द्वारा साइकिल पर जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, मोशन का अपोज करेगा। ठीक है, यही नेगेटिव वर्क जो है साइकिल को स्टॉप में लाता है। ठीक है, एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखिए दूसरा, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड? तो साइकिल ने रोड पर कितना वर्क किया होगा? तो एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द रोड। ठीक है, इसलिए जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो 200 न्यूटन होगा। ठीक है, लेकिन जो रोड है उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड इज 0। वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड इज 0। हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड? साइकिल रोड पर कितना वर्क करता है? तो रोड ने साइकिल पर कितना वर्क किया ये आ गया। रोड भाई साइकिल जब इस तरफ चलेगी तो रोड इस तरफ फोर्स लगाएगा। अब साइकिल के द्वारा रोड पर जो फोर्स लगेगा, साइकिल के द्वारा जो रोड पर फोर्स लगेगा, अब उस केस में रोड का जो डिस्प्लेसमेंट है, सिंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड डी क्या है? 0 है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड 0। ठीक है, तो एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करें तो जो फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट है। एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ आप कह सकते हो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द रोड, एंड इक्वल
एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द रोड, रोड पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। और कितना फोर्स, F इज इक्वल टू 200 न्यूटन, इतना फोर्स एक्ट करेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन बाय द साइकिल, वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड क्या हो जाएगा, 200 इंटू जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय द साइकिल जीरो हो जाएगा, वर्क डन बाय द साइकिल क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एग्जाम्पल 6.4 की बात करेंगे। In ballistic demonstration, a police officer fires a bullet of mass 50 ग्राम। एक बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन में एक पुलिस ऑफिसर है जो कि एक गोली दागता है जिसका मास 50 ग्राम है, एंड विद स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड के साथ स्पीड के साथ ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर थिकनेस के प्लाईवुड पर गोली दागता है। द बुलेट इमर्जेज विद ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बुलेट जो है 10% काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आती है। व्हाट इज द इमरजेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, तो इमरजेंट स्पीड क्या होगी, ये देखिए, ये टेबल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे खास, बिना टेबल के हो जाएगा ये, हालांकि जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन में लिखा है वैसे लिया है मैंने। देखिए बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन, एक पुलिस ऑफिसर, मान लीजिए ये है पुलिस ऑफिसर और ये है इसकी बंदूक, ये है बंदूक, ठीक है, और इससे बुलेट निकलती है, ये बुलेट निकल रही है, ये बुलेट निकल रही है, इस बुलेट को फायर किया पुलिस ऑफिसर ने इस बंदूक से, ठीक है, इस बंदूक से फायर किया इस बुलेट को, और इस बुलेट का जो मास है वो 50 ग्राम है, और किस स्पीड से फायर किया, 200 मीटर पर सेकेंड से, किस पर, एक सॉफ्ट प्लाईवुड है, ये मान लीजिए सॉफ्ट प्लाईवुड है, ये सॉफ्ट प्लाईवुड, सॉफ्ट प्लाईवुड है, सॉफ्ट प्लाईवुड है, ये क्या है, सॉफ्ट प्लाईवुड है, और जिसकी थिकनेस क्या है, इसकी थिकनेस है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर थिकनेस का एक प्लाईवुड है। द बुलेट इमर्जेज विद ओनली 10%, जब इससे बुलेट बाहर निकलती है, इस प्लाईवुड से बाहर निकलती है बुलेट, तो इसकी जो एनर्जी है वो 10% होती है, किसकी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की, के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, मान लीजिए के आई इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो इसका 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके साथ ये बाहर आती है, तो फाइनल स्पीड क्या होगा बुलेट का ये पता करना है। तो देखिए सबसे पहले तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, सिंस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट, बुलेट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी आई स्क्वायर, यही होगी ना, वी आई स्क्वायर, और ये हाफ एम का मतलब, एम का मतलब हो गया आपका 50 ग्राम है तो -3 किलोग्राम में हो जाएगा, और वी आई का मतलब 200 इंटू 200 ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये देखिए 25, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2 इंटू 200 इंटू 200 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और ये 100 और 2 और 4 0 1 2 3 4 और ये है 10⁻³ तो 3 0 चले जाएंगे, क्या बच जाएगा 1000 जूल, ये एनर्जी आएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, किसकी, बुलेट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब बुलेट जिस काइनेटिक एनर्जी से बाहर जा रही है, बाहर जो जा रही है फाइनल काइनेटिक एनर्जी 10% है, किसका, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, यही कह रहा है, तो 10% का मतलब 10/100 किसका, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी 1000 का, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, तो ये 100 जूल आ गई,
यानी 100 जूल एनर्जी के साथ बाहर आएगी। 100 जूल एनर्जी के साथ ब्लड जो है बाहर आएगी। तो देखिए इसकी जगह के, ये के एफ है, के एफ की जगह लिख सकता हूँ मैं हाफ एम वी एफ स्क्वायर और ये 100 जूल। ठीक है, तो यहाँ से वी एफ स्क्वायर क्या आ जाएगा 200 अपॉन एम, 200 अपॉन एम आ जाएगा। अब एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू है आपका एम क्या है, एम 50 ग्राम। कितना है 50 ग्राम, तो 50 इंटू 10⁻³ ये आएगा। और ये वी एफ निकालना है तो अंडर रूट हो जाएगा, क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। और ये आ जाएगा आपका ये 50 से ये 4 कैंसिल हो गया और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 4000 हो गया। और इसको कह सकता हूं मैं कितना, इसको यदि देखें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, यही आएगा। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 20√10 और √10 का मतलब हो जाएगा 20, √10 का मतलब आप अप्रोक्सीमेट लिख दीजिए 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट √10 ही लिख दीजिए। और आप ये रिजल्ट आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 63.2 मीटर पर सेकेंड, 63.2 मीटर पर सेकेंड। और कितनी स्पीड थी 200 थी, 200 से कितनी हो गई 63.2 मीटर पर सेकेंड हो गई। इसका मतलब स्पीड कितने से रिड्यूस हो गई 68%। ये स्पीड कितने से रिड्यूस हो गई 68% रिड्यूस हो गई, ना कि 90%। 68% रिड्यूस हुई है स्पीड, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वुमेन पुशेज ए ट्रंक ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म। एक वुमेन एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक ट्रंक को धक्का देती है। विच हैज ए रफ सरफेस, एक प्लेटफॉर्म जिसकी सरफेस कैसी है रफ है। सी अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, वो उस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाती है ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर 100 न्यूटन का फोर्स लगाती है। ये ट्रंक है, ये ट्रंक है, ठीक है, और ये रेलवे प्लेटफॉर्म है और इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाती है एक वुमेन। ये मान लीजिए कोई वुमेन है, ठीक है, ठीक है, ये 100 न्यूटन का फोर्स लगाती है। कितना न्यूटन 100 न्यूटन। और कितने डिस्टेंस तक लगता है ये 10 मीटर डिस्टेंस तक। सी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेज लीनियरली विद डिस्टेंस टू 50 न्यूटन। तो 10 मीटर तक तो ये 100 न्यूटन का फोर्स लगाती है। ये 10 मीटर तक 100 न्यूटन का फोर्स लगाती है। फोर्स कितना रहता है यहाँ तक फोर्स रहता है 100 न्यूटन, ठीक है, यहाँ तक 100 न्यूटन फोर्स लगाती है इस जगह तक। और उसके बाद में लीनियरली रिड्यूस होता है फोर्स विद डिस्टेंस टू 50 न्यूटन। लीनियरली मतलब डिक्रीज होता है, यहाँ तक देखिए फोर्स 100 न्यूटन था, उसके बाद में डिक्रीज हुआ लीनियरली, ठीक है, और कितने तक डिक्रीज हुआ 50 न्यूटन तक डिक्रीज हुआ। द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर, यानी इस लास्ट के 10 मीटर टोटल 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। लास्ट के 10 मीटर में उसका फोर्स रिड्यूस होकर के 50 न्यूटन हो गया। 100 यहाँ 100 था और यहाँ फोर्स 50 न्यूटन रह गया, ठीक है। प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स।
फोर्स अप्लाइड और फ्रिक्शनल फोर्स को प्लॉट कीजिए यानी ग्राफ ड्रॉ कीजिए विच इज 50 न्यूटन वर्सेज डिस्प्लेसमेंट, विच इज 50 न्यूटन वर्सेज डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हो आप। कितने न्यूटन का? 50 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स। और इस फोर्स अप्लाइड को 50 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स के 50 ये फोर्स जो अप्लाई किया गया है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो 50 न्यूटन का है, इसको डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में ड्रॉ कीजिए। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेज ऑफ अ 20 मीटर, 20 मीटर पर दोनों फोर्सेज ने कितना काम किया है। तो पहले तो ग्राफ प्लॉट कर लें। इधर ये लीजिए हमने फोर्स ले लिया और इधर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट, और ये फोर्स है एफ, किसमें? न्यूटन में इधर, ठीक है। ये 0, ये 50 और ये 100, ठीक है। तो ये 10 मान लेता हूँ और ये 20 मान लेता हूँ। तो 100 न्यूटन का फोर्स लगा है कहाँ तक? 10 मीटर तक, 10 मीटर तक 100 न्यूटन फोर्स लगा है, 10 मीटर तक 100 न्यूटन लगा है। उसके बाद में फोर्स कम हुआ, ठीक है। और यहाँ 20 न्यूटन पर कितना हो गया? 50 न्यूटन हो गया। ये 20 मीटर पर, 20 मीटर पर 50 न्यूटन हो गया फोर्स। तो B से ये मान लीजिए A मान लेता हूँ, ठीक है। ये A है, ये B है और ये C है और ये D मान लेता हूँ और ये E मान लेता हूँ, ठीक है। D E मान लेता हूँ और ये F मान लेता हूँ, फोर्स लग रहा है जो, ठीक है। और ये यहाँ पर नीचे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये फ्रिक्शनल फोर्स है 20 मीटर तक लगता है, ये H मान लेता हूँ, ये G मान लेता हूँ और ये -50 फ्रिक्शनल फोर्स, स्मॉल f फ्रिक्शन, ठीक है। और ये D हो गया, ये E हो गया और ये I हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? ये तो ग्राफ हो गया, वही 10 मीटर तक 100 न्यूटन फोर्स और उसके बाद में प्रोपोर्शन में कम हुआ, ठीक है। जो फोर्स है लीनियरली रिड्यूस हुआ और 50 न्यूटन तक आ गया अगले 10 मीटर में, ठीक है। अब ये ग्राफ तो प्लॉट हो गया। अब हमें निकालना है वर्क डन बाय द टू फोर्सेज ओवर 20 मीटर। तो वर्क डन कितना होगा फोर्सेज के द्वारा 20 मीटर पर? तो एक तो अप्लाइड फोर्स के द्वारा निकालना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना पड़ेगा ना। अप्लाइड फोर्स के द्वारा फ्रिक्शनल फोर्स हमें 50 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। ये अपोज करता है मोशन को, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स F इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, अपोज कर रहा है मोशन को, ठीक है। इट इज देयर फॉर, ये इसलिए नेगेटिव साइड में मैंने फ्रिक्शनल फोर्स लिया है। तो वर्क डन बाय द वुमेन, तो कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेज ओवर 20 मीटर। वर्क डन बाय द टू फोर्सेज कितना होगा? एरिया होगा इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ये जो एरिया होगा टोटल ये होगा एरिया, ठीक है। यानी वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल? ABCD, ये पूरा एरिया ABCD, और ट्रेपीजियम DCEI प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कौन है? DCEI इस ट्रेपीजियम का। तो रेक्टेंगल का एरिया तो आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हो गई 10 और ये हो गई 100, तो 100 इंटू 10, ठीक है। प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 इंटू पैरेलल आर्म्स का सम हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल डिस्टेंसेज। ये 100 है और ये 50 है, तो पैरेलल आर्म्स का ये हो गया 100 + 50 और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके और इसके बीच डिस्टेंस कितनी है? इसके और इसके बीच, भाई ये हो गया 100
और ये हो गया 50, ये तो 100 प्लस 50 हो गया, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, ये 10 ये 20, तो 10 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो इधर 1000 आ गया, प्लस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 5, और ये अंदर 150 प्लस 5 यानी 750, और ये आ जाएगा 1750 जूल, 1750 जूल। ये वर्क डन आ जाएगा किसके द्वारा, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, बाय अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के द्वारा। लेकिन हमें अभी वर्क डन निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा। फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो ये वाला एरिया होगा, नीचे वाला, ये वाला एरिया लेना पड़ेगा फ्रिक्शनल फोर्स के लिए। कौन सा एरिया ऑफ ट्राइंगल AGHI, ये रेक्टेंगल जो है, ट्राइंगल नहीं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AGHI, इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा। तो ये तो हो गया क्या नाम से आपका 20, और ये साइड हो गई -50, कितनी हो गई -50। तो एरिया बाय वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, तो यहाँ लिखें वर्क डन बाय रेजिस्टिव मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f, तो ये बराबर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, नीचे वाला AGHI, इस रेक्टेंगल के द्वारा, और इसका एक साइड है 50 -50 और एक साइड है 20, तो ये कितना आ जाएगा -1000 जूल। ये फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन हो जाएगा, जो कि नेगेटिव होगा क्योंकि ये अपोजिट है किसके, अप्लाइड फोर्स के। तो इस तरीके से इस सवाल को भी हल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 6.5 की बात करेंगे। एग्जाम्पल 6.5 की बात करेंगे। 6.5 जो एग्जाम्पल है इसमें क्या कहा जा रहा है। अच्छा 6.5 हाँ अभी कर लिया। 6.6 की बात करेंगे बेटा। 6.6 की बात करेंगे। A block of mass m is equal to 1 kilogram moving on a horizontal surface with speed vi है ये vi I सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है, vi है, vi is equal to 2 meter per second enters a rough patch ranging from, रफ पेच है जिसकी रेंजिंग क्या है, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0.10 मीटर टू 2.01 मीटर। द रिटार्डिंग फोर्स एफ आर सबस्क्रिप्ट में है ये, एफ आर मतलब रिटार्डिंग फोर्स। द रिटार्डिंग फोर्स एफ आर ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x ओवर दिस रेंज, यानी एफ इज इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू, ये एफ आर है रेजिस्टिव फोर्स, ये माइनस के अपॉन एक्स के बराबर है जब एक्स की वैल्यू 2.01 से कम हो और 1.1 से ज्यादा हो, और 0 है जब एक्स की वैल्यू 2.01 से ज्यादा हो और 0.1 से कम हो। वेयर k इज इक्वल टू 0.5 जूल। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड vf ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेज दिस पेज। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई जाएगी जब फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो देखिए इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए हमें दो रेंज में फोर्स दे रखा है, एक तो 0 दे रखा है और एक -k अपॉन एक्स दे रखा है। तो देखिए एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी kf - ki बराबर क्या होता है W, ठीक है, और ये W को लिखा जा सकता है f dx, और ये लिमिट कहाँ से कहाँ, देखिए एक लिमिट तो होगी 0.1 से 2.01, ठीक है, प्लस एक लिमिट होगी, हाँ इसको लेने की जरूरत ही नहीं है, x लेस देन है 0.1 से और ग्रेटर देन है 0.5, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें 0 रहता है, तो यही लिमिट हो जाएगी केवल।
तो ये के एफ माइनस के आई हो जाएगा, और यहाँ से के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू एफ की वैल्यू रखो 0.1 से, जब 2.01 लिमिट है तो एफ की वैल्यू क्या है, माइनस के अपॉन एक्स है इंटू डी एक्स, ये आता है। अब यहाँ से माइनस के को बाहर ले लेता हूँ, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा 0.1 से 0.2, 2.01 लिमिट होगी, ठीक है। अब ये माइनस के ले लिया, और डी एक्स अपॉन एक्स का नेचुरल लॉग ये होता है भाई इंटीग्रेशन डी एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स, ये है ना, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स ये होता है लॉग टू द बेस ई ऑफ एक्स, इतना होता है, ये ध्यान रखना। इसको हम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स भी कहते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा लॉग टू द बेस ई ऑफ ई बराबर होता है 2.303 लॉग टू द बेस 10 ऑफ ई, इसके होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। लॉग टू द बेस ई को 10 में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, और डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है लॉग टू द बेस ई ऑफ एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो आप सिंपली नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लिख दीजिए डी एक्स अपॉन एक्स को, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0.1 से 2.01 तक, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस के एल एन 2.01, ठीक है, माइनस एल एन 0.1। अब आप जानते होंगे एक फॉर्मूला जानते होंगे, लॉग टू द बेस ई ऑफ बी माइनस लॉग टू द बेस ई ऑफ ए बराबर होता है लॉग टू द बेस ई बी अपॉन ए, या फिर इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ बी अपॉन ए, ये होता है। तो यहाँ से ये माइनस के नेचुरल लॉग किसका 2.01 अपॉन 0.1, इसका नेचुरल लॉग। तो k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू आपको दे रखा है, द वैल्यू ऑफ k इज 0.5, तो माइनस 0.5 एंड नेचुरल लॉग ये हो जाएगा आपका कितना 20.1, ठीक है। और के एफ और माइनस के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो दे रखी है, क्योंकि हमें इनिशियल स्पीड दे रखी है। देखिए इनिशियल स्पीड हमें दे रखी है, तो यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो हाफ एम वी आई स्क्वायर से, हाफ एम का मतलब 1 किलोग्राम, ये देखिए 1 किलोग्राम, और वी आई का मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 जूल, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आएगी। तो इनिशियल की जगह 2 जूल रख दें, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा के एफ माइनस 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 1.5 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आप लॉग टेबल से देखेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से के एफ का जो वैल्यू आया वो कितना आया, के एफ का वैल्यू, ये माइनस है बेटा, हाँ ये माइनस आएगा ना, इसका वैल्यू ये के एफ माइनस 2, तो ये हो जाएगा के एफ इज इक्वल टू 2 माइनस 1.5, और 2 माइनस 1.5 का मतलब है 0.5, ये जूल, इतनी काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ गई 0.5 जूल। अब जब काइनेटिक एनर्जी फाइनल है तो इसको लिख सकते हैं हाफ एम बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5, और यहाँ से बी एफ आपको निकालना है, तो 2 इंटू 0.5 अपॉन एम ये हो जाएगा, और m की वैल्यू ये हो जाएगा 1 ऊपर, और नीचे m क्या है, m है 1, तो vf का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल स्पीड आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखना, और एक ये वाली बात भी ध्यान रखना, लॉग टू द बेस, अच्छा इसको x लिख लो ऐसे, x है ये, और एक ये ध्यान रखना log टू द बेस e ऑफ e 1 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है।
और एक ये बात भी ध्यान रखना कि log टू द बेस e को हम ऐसे भी लिखते हैं, नेचुरल लॉग। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बता दी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.7 की बात करेंगे। 6.7 क्या कह रहा है, देखिए। ए बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कैपिटल L। एक बॉब है जिसका मास m है, उसको सस्पेंड किया गया है एक लाइट स्ट्रिंग जिसकी लेंथ कैपिटल L है। इट इज इम्पार्टेड ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 सब स्क्रिप्ट में है ये, ठीक है। इट इज इम्पार्टेड ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 एट द लोएस्ट पॉइंट a such that it completes a semicircular trajectory in the vertical plane with the string becomes slack only on reaching the topmost point C. This is shown in figure 6.6. ओके, यदि नहीं भी है तो डायग्राम हम बना सकते हैं इसके आधार पर, इसलिए मैंने यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाया है ऑलरेडी। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर नंबर 1 वीओ के लिए, ये सब स्क्रिप्ट में है। वीओ कितना होगा, यानी पॉइंट ओ पर इनिशियल स्पीड कितना होगा, द स्पीड एट पॉइंट बी एंड सी क्या होगा, द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड सी क्या होगा, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीचेज द पॉइंट सी। जब ये पॉइंट सी पर पहुंच जाती है बॉब तो इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो चलिए पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको कह रहा है ए बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कैपिटल L। ये मान लीजिए, मान लेता हूं कैपिटल L लेंथ की एक क्या है, स्ट्रिंग है। ये कैपिटल L लेंथ की स्ट्रिंग है और इससे ये बॉब जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जिसका मास क्या है, स्मॉल m, ये सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है। इट इज इम्पार्टेड ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0, इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाती है, यानी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी जाती है v0, ठीक है। v0 एट इट्स लोएस्ट पॉइंट a, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है मान लीजिए इस पर, सच दैट इट कंप्लीट्स ए सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री, इस तरीके से दी जाती है कि एक सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री ये कंप्लीट करता है। सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री कंप्लीट करेगा तो मतलब ऐसे जाएगा, ये सर्कुलर पाथ हो जाएगा इसका, ठीक है। मान लीजिए कि सर्कुलर है, ठीक है। इसको मैं सर्कुलर बना लेता हूं। ये पेंसिल से जो बना रहा हूं ये ज्यादा आपको सर्कुलर लगेगा, ठीक है। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है मान लीजिए। चलो दोबारा बना लेते हैं, सही नहीं लग रहा। ये स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्या है, कैपिटल L है, और ये बॉब जुड़ा हुआ है जिसका मास m है, जिसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 दी जाती है। इस तरीके से दी जाती है, इस तरीके से दी जाती है कि ये कैसा पाथ फॉलो करे, सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करे। इस तरीके से ये दी जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये दी जाती है, ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है और ये लोएस्ट पॉइंट है A, ठीक है। चलिए v0 वेलोसिटी इसको दी गई, तो ये m है तो इसका mg नीचे होगा, एक तो ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। सच दैट इट कंप्लीट्स ए सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री इन द वर्टिकल प्लेन, यहां पहुंच गया, सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री कवर करेगा तो बॉल यहां पहुंच जाएगी, ठीक है। ये पहुंच गई बॉल यहां पर बॉल पहुंच गई। अब जब यहां पर बॉल पहुंच गई सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री कंप्लीट करने के बाद, तो रस्सी ढीली हो जाती है, स्लैक हो जाती है, ठीक है। ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है मान लीजिए C, जब रस्सी यहाँ पहुंच जाती है ये बॉल, तो ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस सेम होगा क्योंकि ये पूरा सर्कुलर पाथ है, ठीक है। दे ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर VO, ये VO के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी v0 कह लो, v0 के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा ये पता करना है। तो देखिए बॉब पर दो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटी लग रहा है mg नीचे की ओर,
और एक इस पर टेंशन है जो कि ऊपर की तरफ लगेगा, ये टेंशन लग गया, ये टेंशन लग गया, ठीक है। ये टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा और ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा। तो पहले मैं बात करूं, एट बॉब कितने फोर्स लग रहे हैं? टू फोर्सेस एक्ट्स, ठीक है। नंबर 1 कौन सा है? एक तो है आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है mg। और दूसरा है टेंशन। दूसरा कौन सा है? टेंशन, जिसको आप टी ए पर है, ए पर जब है तब कह रहे हो तो ये टी ए हो गया, ठीक है। टी ए टेंशन लग रहा है इन द स्ट्रिंग। अब जो टेंशन है वो कोई वर्क नहीं करता, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है बॉब का हमेशा नॉर्मल टू द स्ट्रिंग रहता है। भाई इस टेंशन के द्वारा तो वर्क होगा ही नहीं, क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रिंग का, इस जो डिस्प्लेसमेंट है इस बॉब का, सॉरी, ये हमेशा इस स्ट्रिंग के, रस्सी के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। इस रस्सी के क्या होगा? नॉर्मल होगा। ऐसे मूव कर रहा है ये, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पहुंच जाएगा। मान लीजिए यहाँ पहुंच गई, कुछ समय के बाद इस पॉइंट को बी नाम दे देता हूँ, यहाँ पहुंच गई, तो यहाँ रस्सी ऐसे हो जाएगी और ऐसे मूव कर रहा है, तो हमेशा हर जगह रस्सी के नॉर्मल लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। कौन? टेंशन। इसलिए टेंशन के द्वारा तो वर्क होगा ही नहीं, टेंशन डज नॉट डू वर्क। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आ गया कि टेंशन टी ए डज नॉट डू एनी वर्क एज इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द स्ट्रिंग, ठीक है। एज डिस्प्लेसमेंट लिखिए, एज इट्स डिस्प्लेसमेंट। टेंशन डज नॉट डू एनी वर्क एज इट्स डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट ही रहने दीजिए, एज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द स्ट्रिंग। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब इज ऑलवेज नॉर्मल टू द स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब जो बॉब है, बॉब जो है ये एसोसिएटेड होगी किसके साथ? ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। ग्रेविटेशनल फोर्स ही इस पर लग रहा है, तो जो टोटल एनर्जी होगी सिस्टम की वो कंजर्व होगी, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है बॉब की, जब इसकी इस पोजीशन चेंज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एसोसिएट होगी, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है हम सिस्टम की क्या ले लेते हैं? जीरो। कहाँ पर? यहाँ पर। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए जीरो है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। तो जब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, भाई पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज जीरो, तो काइनेटिक जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी ई कितनी हो जाएगी? भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी जीरो स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो कितनी आ गई? हाफ एम वी जीरो स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी आई। कहाँ पर? पॉइंट ए पर आई है। कहाँ पर आई? पॉइंट ए पर आई, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, लेकिन मेरा मकसद तो वी जीरो को निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? टी ए और एम जी एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जिस डायरेक्शन में एम जी है, ये मैं कहूँ कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? टी ए माइनस एम जी लगेगा। एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, तो टी ए माइनस एम जी किसके बराबर होगा? इस डायरेक्शन में और कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स है या नहीं? भाई मैं ये कह सकता हूँ कि सेंस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टी ए माइनस एम जी, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? एम वी जीरो स्क्वायर अपॉन एल, रेडियस एल है या नहीं? एम वी जीरो स्क्वायर अपॉन एल, ये कितना हो गया? टेंशन एट पॉइंट ए माइनस एम जी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो टेंशन है ये पॉइंट ए पर है। अब जो हाईएस्ट पॉइंट होगा सी, ये जो हाईएस्ट पॉइंट होगा सी, इस हाईएस्ट पॉइंट पर, ये जो हाईएस्ट पॉइंट होगा सी, इस हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा? स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, और टेंशन जो है इस जगह सी पर, टेंशन जब सी पर ये बॉब आएगा
तो रस्सी में जो टेंशन है वो जीरो हो जाएगा, ढीली हो जाएगी रस्सी, वहां तो टेंशन होगा ही नहीं। तो एट पॉइंट सी की यदि मैं बात करूं, पॉइंट सी पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और इसके अलावा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के लिए एल क्या होगा, ये यहाँ है, अब यहाँ आ गया तो 2L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2L, और mg तो नीचे लगेगा ही लगेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एट पॉइंट सी जो टोटल एनर्जी वुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mg, और h की जगह क्या हो गया, 2L हो गया। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर देखिए हाफ mv/c² प्लस 2mgl ये लिखा जाएगा। अब देखिए इसके बाद में E की जो वैल्यू है वो हम ऑलरेडी हाफ mv/0² निकाल चुके हैं। कितनी निकाल चुके हैं, हाफ mv/0²। अब जब पॉइंट सी की बात कर रहा हूँ, टोटल एनर्जी तो ये आ गई पॉइंट सी पर टोटल एनर्जी आ गई। ठीक है, जैसे हमने पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी ये निकाला, ठीक है, और पॉइंट ए पर हमने ये रिलेशन भी लिखा, ये भी पॉइंट ए पर था, अब पॉइंट सी पर हमने टोटल एनर्जी तो लिख ली। एंड यदि हम लिखे कि जो पॉइंट सी है उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो ये है, ये किसके बराबर होगा, सिंपली mv/c²/L, ये किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तो टेंशन तो जीरो है ही ना, पॉइंट सी पर क्या है बेटा, टेंशन जीरो है, तो केवल mg नीचे लगेगा। और तो ये mg किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, mv/c²/L, कहाँ पर, पॉइंट सी पर। तो m से m कैंसिल हो गया, यहाँ से vc आपका आ जाएगा, और vc कितना वैल्यू आ जाएगा, vc की वैल्यू आ जाएगी √GL, ये vc आ गया। लेकिन हमें vo निकालना है, इनिशियल स्पीड निकालनी है। तो इनिशियल स्पीड निकालने के लिए vc की स्पीड में रखूं, vc की स्पीड रख दो, यहाँ पर vc की स्पीड रखें। देयरफॉर यूजिंग इक्वेशन 2 E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv/c² मतलब g इंटू एल प्लस 2mgl। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 1/2 और ये 2, ठीक है, तो 5/2 हो जाएगा, 5/2 mgl, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। अब यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 1, 3 और 1, 3 भी टोटल एनर्जी को बता रहा है और 1 भी टोटल एनर्जी को, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हाफ mv/0² इज इक्वल टू 5/2 mgl, ये आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो जो v0 है ये बराबर आ जाएगा √5gl के। किसके बराबर आ जाएगा, √5gl के बराबर आ जाएगा। और vc ये आ गया। तो देखिए a पर स्पीड इतनी आ गई, ये a पर ही तो स्पीड है, v0 आ गई, और हमने vc निकाल लिया, यहाँ पर कितनी स्पीड होगी वो निकाल लिया vc, ठीक है। और v पर कितनी स्पीड होगी ये भी तो पता कर लें, क्योंकि हमें देखो नंबर 1 में v0 निकालने के लिए कह रहा था, नंबर 2 में कह रहा है स्पीड एट पॉइंट v एंड c, तो c पर निकाल लिया, b पर भी निकालें। अब b पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पीड क्या होगी, इस पॉइंट b पर स्पीड क्या होगी, ये पता करने के लिए हमें यहाँ पर टोटल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, टोटल एनर्जी लिखना पड़ेगा। तो पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी क्या होगी, पॉइंट बी पर जो टोटल एनर्जी होगी, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv/c² और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgl होगी। तो टोटल एनर्जी निकल जाएगी यहाँ से। तो टोटल एनर्जी निकाल लो यहाँ पर। टोटल एनर्जी जो आएगी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी क्या होगी, इस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी, इतनी होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgl होगी। ये टोटल एनर्जी आएगी पॉइंट बी पर, ठीक है, पॉइंट बी पर ये टोटल एनर्जी आएगी। अब जब ये टोटल एनर्जी आ जाएगी
तो ये टोटल एनर्जी ये तो है ही, ये इसको इक्वेशन नंबर में नाम दे देता हूँ 4, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देता हूँ। तो यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 1, यूजिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1 क्या है, इज इक्वल टू हाफ एम वी जीरो स्क्वायर है। तो ये दोनों बराबर लिखी जाएंगी, एक ही जगह रख दो। तो हाफ एम वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी वी स्क्वायर प्लस एम जी एल, ये आ जाएगा। अब देखो जरा, एम तो पूरे इक्वेशन में कैंसिल हो रहा है, तो ये हाफ वी जीरो का मतलब क्या है, वी जीरो कितना आया था, रूट 5GL। तो 5GL रूट के अंदर ये वी जीरो था, इसका होल स्क्वायर ये आ गया, और हाफ एम वी वी स्क्वायर ये निकालना है प्लस एम जी एल। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं, क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोले हैं तो 5/2 GL हो जाएगा। ठीक है, 5/2 GL हो जाएगा। अच्छा, ये एम भी कैंसिल हो गया ना, ये एम भी कैंसिल हो गया, ये एम भी कैंसिल और ये एम भी कैंसिल हो गया। यहाँ से ये पूरा एम को कैंसिल कर दिया हमने, इज इक्वल टू हाफ वी वी स्क्वायर प्लस जी एल। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, हाफ वी वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/2 GL माइनस जी एल हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, वी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 GL माइनस जी एल, ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से वी वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2, और ये आ जाएगा 3/2 GL, ये आ जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो वी वी कितना आ जाएगा, √3GL। ये स्पीड आ गई पॉइंट बी पर। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी का रेशो क्या होगा। तो ये भी निकाल लेते हैं। ये है आपका पॉइंट नंबर 3, रेशो, थर्ड पार्ट है ये क्वेश्चन का। तो ये रेशो निकालने के लिए हाफ एम वी वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई बी पर, और सी पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर। अब हाफ एम से हाफ एम कैंसिल हो ही गया, तो वी वी स्क्वायर अपॉन वी सी स्क्वायर। अब वी वी स्क्वायर मतलब √3GL होल स्क्वायर, और वी सी क्या है, व्हाट इज वी सी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, √GL होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/1, यानी रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी कितना आ गया, 3/1 आ गया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपकी हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। चलो, ये था 6.7। बात करेंगे अगले प्रश्न की, 6.8 की। 6.8 पर चलते हैं। टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स study the collisions of moving cars with mounted spring of different spring constant। कार एक्सीडेंट को नियंत्रित करने के लिए, सिमुलेट करने के लिए, जो कार बनाने वाली कंपनियां हैं, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑटो कंपनी जो हैं, वो स्टडी करती हैं किसको, कॉलिजन्स को। अपनी कार की कॉलिजन करवाती है किसके साथ, माउंटेड स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की जो माउंटेड स्प्रिंग है उनके साथ वो कॉलिजन करवाती है। कंसिडर इट टाइपिकल सिमुलेशन विद ए कार। मान लीजिए एक कोई सिमुलेशन है जिसमें कार का जो मास है वो 1000 किलोग्राम है, और कार 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्मूथ रोड पर दौड़ती है और कोलाइड करती है माउंटेड स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 6.25 इंटू 10⁻³ है, ये इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा स्प्रिंग का, मतलब क्या है, ये माउंटेड एक स्प्रिंग है, ये मान लीजिए एक माउंटेड स्प्रिंग है। ठीक है, ये माउंटेड स्प्रिंग है, ये माउंटेड स्प्रिंग है। ठीक है, ये माउंटेड एक स्प्रिंग है, और इधर से एक कार आती है, ये कार है,
ठीक है, ये एक कार है, इधर से आती है और इस कार का जो मास है 1000 किलोग्राम है और ये किस स्पीड के साथ मूव कर रही है, v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी आपको दे रखा है 6.25 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 न्यूटन पर मीटर। अब इसका मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा जब ये कार इससे टक्कर करेगी, तो मान लेते हैं कि x कंप्रेशन होगा। कितना होगा, x होगा, मान लिया। तो जब ये कार इससे टकराएगी तो मैक्सिमम स्पीड के साथ टकराएगी, तो जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो होगी कार की, वो कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर होगी। कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पहले काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार। ठीक है, कितनी है, ये k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। m कितना है, 1000 किलोग्राम। ठीक है, v कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर है। तो 18 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में बदल लो पहले, तो 18 और ये 5 अपॉन नहीं 10 अपॉन 1000 अपॉन 3600, 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में। तो v की जगह रखें तो 5 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, नो 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 5000 नहीं आएगा, ये हो जाएगा 25,000 अपॉन 2। और इसको सॉल्व करेंगे, 1 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इतना। ठीक है, या इसको लिख सकते हो 1.25 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी आई। ये क्या आई, काइनेटिक एनर्जी आ गई 1.25 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी कार की है जब ये कार यहाँ से चल रही है। अब जब ये स्प्रिंग से टकराएगी, जब ये कार स्प्रिंग से टकराएगी, ठीक है, एज द मूविंग कार कोलाइड्स विद स्प्रिंग, ठीक है, एज मूविंग कार कोलाइड्स विद स्प्रिंग, जैसे ही स्प्रिंग से टकराती है तो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, इतनी हो जाएगी। और ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी कार की काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार के बराबर हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार के बराबर हो जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग जो भी कार की एनर्जी है किसको ट्रांसफर हो जाएगी, स्प्रिंग को ट्रांसफर हो जाएगी। तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ये हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। किसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार। तो यहाँ से देखें तो क्या आ जाएगा, ये हाफ के एक्स एम स्क्वायर। एक्स एम मतलब मैक्सिमम और एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इतनी है। और इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 इंटू 2। ये 2 इधर चला जाएगा और के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स एम स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करो इसको। के की वैल्यू हमें दे रखी है, के की वैल्यू 6.25 इंटू 10 की पावर 3 है। 4 इंटू 2 अपॉन 6.25 इंटू 10 की पावर 3। और इसको मैं करूं तो 25 0.25 आएगा ये, और 0.05 आएगा। ठीक है ना, तो ये 5 आएगा और ये 4 हो जाएगा, यानी ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 4।
कितना आएगा, एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा। तो एक्स एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 मीटर। एक्स एम इज इक्वल टू 2 मीटर। इतना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा स्प्रिंग के अंदर, इतनी कंप्रेस हो जाएगी। यही तो कंप्रेशन होगा बेटा, ये एक्स एम ही तो होगा मैक्सिमम कंप्रेशन, कितना कंप्रेस होगी इस कार के टकराने से। तो ये हो गया एग्जाम्पल 6.8। 6.9 की बात करेंगे। 6.9 की बात करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर द एग्जाम्पल 6.8 टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू बी 0.5 एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू ले लें, ठीक है। तो 6.7 कंसीडर द एग्जाम्पल 6.8 जो अभी हमने डिस्कस किया है उसी को कंसीडर कर ले हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, 6.8 में था क्या, इस तरीके से एक दीवार से स्प्रिंग जुड़ी हुई थी, ये स्प्रिंग जुड़ी हुई थी, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कार इससे टकराई आके, कार जब टकराएगी इससे आके, ये कार टकराई आके, ठीक है। तो इसका रिएक्शन कार का तो ऊपर है और mg जो है इसका नीचे है, और जो फ्रिक्शन है वो इधर है, ठीक है, एफ के। और एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन होगा, यानी म्यू के को म्यू लिख देता हूँ मैं, क्योंकि म्यू के का वैल्यू क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है। तो एन की वैल्यू क्या होगी, एम जी, म्यू एम जी हो जाएगा, क्योंकि एन इज इक्वल टू एम जी होगा, और म्यू के को मैं म्यू मान लेता हूँ, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और म्यू का वैल्यू कितना है, 0.5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 0.5 है, ये 0.5 है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। अब जब यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व करना है, जब बेटा यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व करना है, तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग तो आपका हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ के एक्स एम स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो गया स्प्रिंग का। अब जो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होता है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, के एफ माइनस के आई। अब इसमें देखिए जब टकरा जाएगी स्प्रिंग तब तो भाई फाइनल स्पीड तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कुछ और होगी, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि टक्कर जब करेगी स्प्रिंग से तो स्पीड जीरो हो जाएगा। और स्टार्टिंग में स्पीड कितना था, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्पीड थी मान लीजिए, ठीक है। तो ये वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये वर्क डन क्या होगा, केवल और केवल ये के एक्स एम स्क्वायर नहीं होगा, ये साथ में साथ क्या होगा भाई, ये एफ के भी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये अपोजिट होगा भाई। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसका अभी वर्क डन इधर ही होगा, भाई इधर आ रही है तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, एफ आर इधर लगेगा ना, एफ आर, तो एफ आर प्लस एफ के, ये होगा ना वर्क डन, एफ आर प्लस एफ के। तो एफ आर कितना हो गया, एफ आर ये हो गया, हम एफ आर की जगह ये लिख दिया, और स्मॉल एफ के तो हाफ के एक्स एम स्क्वायर, एफ के क्या है माइनस म्यू एम जी है, क्या है म्यू एम जी, और इंटू एक्स एम, एक्स एम यही होगा ना। देखो एफ आर जो है ना बेटा, एफ आर होता है माइनस के एक्स, ठीक है।
तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ आर के द्वारा जो वर्क डन होगा ये होता है स्प्रिंग के द्वारा, इतना होता है, आप जानते हो स्प्रिंग का वर्क डन इतना होता है। तो मैंने स्प्रिंग का वर्क डन तो इतना लिख दिया। अब ये जो एफ के है, एफ के द्वारा जो वर्क डन होगा, इस एफ के द्वारा जो वर्क डन होगा, तो W इज इक्वल टू ये जो फ्रिक्शन के द्वारा जब वर्क डन होगा, ठीक है, ये क्या होगा, एफ के इंटू एक्स एम, एफ के इंटू एक्स एम होगा, और एफ के क्या है, म्यू एम जी है, और इंटू एक्स एम। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, माइनस 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 सब कैंसिल हो जाएगा। अब देखो जरा क्या आ जाता है, एम भी कैंसिल नहीं हो रहा है, अभी तो एम कैंसिल नहीं हो रहा है। एक्स एम निकाल लेते हैं हम यहाँ से। तो एक्स एम निकालने के लिए मुझे इक्वेशन बनाना पड़ेगा, एक तरफ ले आओ इन सबको एक तरफ ले आओ। तो क्या लिखा जाएगा, माइनस हाफ के एक्स एम स्क्वायर माइनस म्यू एम जी एक्स एम प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ना। और ये हाफ 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो माइनस 2 म्यू एम जी एक्स एम और प्लस एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे, के इंटू एक्स एम स्क्वायर प्लस 2 म्यू एम जी एक्स एम माइनस एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी हो गया, बी एक्स प्लस ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये एक्स हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें एक्स आप जानते ही हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है ना फॉर्मूला। तो इसको लगाओ यहाँ, एक्स एम क्या आ जाएगा, एक्स की जगह एक्स एम है, तो माइनस बी मतलब 2 म्यू एम जी, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a क्या है के, और c क्या है एम बी स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, ये प्लस हो जाएगा, अपॉन 2a मतलब 2k, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो एक्स एम आ जाएगा आपका, एक्स एम क्या हो जाएगा, देखिए एक्स एम क्या हो जाएगा, 4 इधर से बाहर निकाल लो, 4 इधर से बाहर आएगा तो 2 बाहर आएगा, और 2 ऊपर से कॉमन आएगा, नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस म्यू एम जी प्लस माइनस रूट ऑफ म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 4 तो बाहर ले ही लिया, के एम वी स्क्वायर अपॉन के, ये बचेगा केवल। ठीक है, और इसमें भी प्लस वाले साइन लेंगे, केवल प्लस में डिस्प्लेसमेंट हमें लेना है, प्लस में लेना है, माइनस में नहीं लेना है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब इसमें आप वैल्यूज़ रख दीजिए सिंपली, म्यू की वैल्यू, के की वैल्यू, जी की वैल्यू, ठीक है, एम की वैल्यू। जब ये सारी वैल्यूज़ रखोगे तो एक्स एम की जो वैल्यू आएगी, सॉल्व करोगे तो इतनी मीटर आ जाएगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना मीटर आ जाएगा। तो जब फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं तो एक्स एम का वैल्यू 1.3 m, और जब फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया था तो शुरू में पहले वाले एग्जाम्पल में 2 मीटर आ रहा था। यानी जब फ्रिक्शन इन्वॉल्व है तो उस केस में और रिड्यूस हो जाता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6.10 की बात करेंगे। 6.10 क्या कह रहा है, एग्जामिन टेबल 6.1 to 6.3 and express the energy required to break one bond in DNA in electron volt. one bond of DNA को देखिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड ऑफ DNA, एनर्जी रिक्वायर्ड
टू ब्रेक वन बॉन्ड ऑफ डीएनए कितनी एनर्जी की जरूरत होगी? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको कैलकुलेट करना है। किस में कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करने के लिए आपको डीएनए का टेबल देखते हैं 6.1 टू 6.3। देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये 6.3 में दे रखा है एनर्जी टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए 10⁻⁻20 जूल। 10⁻⁻20 जूल, ये जूल में एनर्जीज दे रखी है आपको। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है एक डीएनए के बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो कितनी है? 10⁻⁻20 जूल। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए सिंपल सी बात है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो इसको लिखा जाएगा 10⁻⁻20 और जूल की जगह आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको डिवाइड कर दो इतने से, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगी। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गई। तो ये याद रखना पड़ेगा, डीएनए को ब्रेक करने के लिए इतना जूल एनर्जी चाहिए एक बॉन्ड डीएनए का ब्रेक करने के लिए। दूसरा इसमें कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल इज 10⁻⁻21 जूल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -21 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। तो ये भी वही प्रोसेस होगा। 10⁻⁻21 जूल है, तो जूल की जगह क्या लिखते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.0062 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतना आ जाएगा। और सी पार्ट में क्या कह रहा है? द डेली इंटेक ऑफ ए ह्यूमन एडल्ट इन किलो कैलोरीज। डेली इंटेक ऑफ ए ह्यूमन एडल्ट इन किलो कैलोरीज। एवरेज ह्यूमन कंजम्पशन जो होता है, एवरेज ह्यूमन कंजम्पशन जो होता है, एवरेज ह्यूमन कंजम्पशन वो कितना होता है? एवरेज, द एवरेज ह्यूमन कंजम्पशन, एवरेज ह्यूमन कंजम्पशन होता है 10⁻⁻, अप्रॉक्सीमेटली 7 जूल अपॉन, हाँ इतना होता है 10⁻7 जूल। अब इसमें इतना जूल एनर्जी होता, कंजम्पशन होता है 10⁻+7। अब देखो 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। ठीक है, तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा? 1 कैलोरी इज अपॉन 4.2। तो 10⁻7 तो इधर लिख लिया, 1 जूल की जगह क्या लिखेंगे? 1 कैलोरी अपॉन 4.2। ठीक है, जूल। तो ये कैलोरी में बदल गया, लेकिन किलो कैलोरी में चाहिए तो 10⁻3 कैलोरी, और 10⁻3 से ही हम नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10⁻3 कैलोरी तो किलो कैलोरी हो गया। और इसको सॉल्व करूं तो 10⁻4 बचेगा। ठीक है, 10⁻4 अपॉन 4.2 किलो कैलोरी ये आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी 2400 किलो कैलोरी। ये वैल्यू आएगी किसकी? एवरेज ह्यूमन कंजम्पशन की। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी किया जा सकता है। किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 6.11। 6.11 क्या कह रहा है? देखिए, एन एलिवेटर कैन कैरी ए मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 किलोग्राम
एक एलिवेटर ज़्यादा से ज़्यादा कितना वजन उठा सकता है? 1800 किलोग्राम। एलिवेटर प्लस पैसेंजर, एलिवेटर और पैसेंजर का मैक्सिमम लोड 1800 किलोग्राम हो सकता है। इज मूविंग अप विद ए कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है ये, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन, जो फ्रिक्शनल फोर्स इस मोशन को अपोज कर रहे हैं वो 4000 न्यूटन है, ठीक है। डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर इन वाट एज वेल एज इन हॉर्स पावर। तो मिनिमम पावर जो डिलीवर की जा रही है मोटर के द्वारा एलिवेटर को, एलिवेटर जा रहा है लिफ्ट मान ले सकते हो आप, ऊपर जा रहा है और ये मैक्सिमम लोड इतना ले सकता है, ठीक है। और ऊपर ये जिस स्पीड से जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स जो इसकी मोशन को अपोज कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ये 4000 न्यूटन है, ठीक है। और ये कांस्टेंट स्पीड है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर हम क्या एक्सिलरेशन की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो डाउनवर्ड फोर्स जो इस एलिवेटर पर लगेगा, डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू एलिवेटर। तो डाउनवर्ड फोर्स निकाल लें। डाउनवर्ड फोर्स जो निकलेगा, डाउनवर्ड फोर्स जो निकलेगा उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर आ जाएगा। तो देखिए डाउनवर्ड फोर्स जो निकलेगा, डाउनवर्ड फोर्स नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स वो क्या होगा? डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू mg और प्लस इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स, इसी डायरेक्शन में क्या? फ्रिक्शनल फोर्स। m कितना? 1800 और g क्या? 10 और प्लस फ्रिक्शनल फोर्स कितना? 4000। कितना आ गया? 18,000 और 4000 22,000, ये न्यूटन, इतना डाउनवर्ड फोर्स आया, ठीक है। अब मोटर कितनी पावर सप्लाई करनी चाहिए इस फोर्स को? इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए मोटर को मिनिमम पावर, द मोटर भाई इतना डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है। अब मिनिमम फोर्स किसके बराबर होगा? जो मोटर इस फोर्स को बैलेंस करेगी। द मोटर मस्ट supply enough power to balance this force, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इनफ पावर लगानी चाहिए। कितनी पावर? फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना? 22,000 और वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितना? 44,000 वाट, ठीक है, इतना। और आप जानते हो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है, ठीक है। तो 1 वाट को हॉर्स पावर में लिखे हैं तो 44,000 अपॉन वाट की जगह क्या लिखेंगे? 1 HP, है ना, डिवाइडेड बाय 746, ये हॉर्स पावर में बदल जाएगा और हॉर्स पावर में ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 59 हॉर्स पावर, 59 हॉर्स पावर, इतनी वैल्यू आएगी। तो डाउनवर्ड फोर्स निकाल लो, उससे पता लग जाना है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। ए न्यूट्रॉन ऑफ हाई स्पीड 10 रेज टू द पावर 7, कितना है? 10 रेज टू द पावर 7, 10 raised to the power 7 meter per second must be slowed to 10 raised to the power 3, 10 raised to the power 3 meter per second, 10 raised to the power meter per second। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की स्पीड को 10 रेज टू दी पावर 7 मीटर पर सेकेंड से 10 रेज टू दी पावर 3 मीटर पर सेकेंड करना है, सो दैट इट कैन हैव ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्टिंग विद आइसोटोप यूरेनियम 92-235, ठीक है, इसके साथ इंटरेक्ट करने की हाई प्रोबेबिलिटी हो, कॉजिंग इट टू फ्यूजन। भाई स्लो न्यूट्रॉन होगा ना तभी तो फ्यूजन होगा। तो 10 रेज टू दी पावर 7 मीटर पर सेकेंड से कितना बनाना है? 10 रेज टू दी पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड करना है, जिससे कि हाई प्रोबेबिलिटी हो इंटरेक्शन की विद आइसोटॉप इसके साथ, एंड कॉजिंग इट टू फ्यूजन, सो दैट प्रूव कीजिए, बताना है ए न्यूट्रॉन कैन लूज मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन एन इलास्टिक कॉलिजन with a light nuclei like deuterium or carbon which has a mass of only a few times
the neutron mass. The material making up the light nuclei, usually heavy water, D2O or graphite, is called a moderator. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो न्यूट्रॉन की है वो कितनी होगी भाई? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी Ki ऑफ न्यूट्रॉन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी न्यूट्रॉन्स की वो कितनी होगी? हाफ m1 है ना, हाफ m1 v1 स्क्वायर या vi स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी न्यूट्रॉन की, ठीक है। और m1 जो है न्यूट्रॉन का मास हो गया, ठीक है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अब यहाँ इलास्टिक कॉलिजन हो रही है, इलास्टिक कॉलिजन हो रही है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का आप फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। कितना होता है? हाफ m1 vf स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो vf की जगह क्या होता है? हाफ m1, v1 की वैल्यू होती है आपकी vi की टर्म में m1 माइनस m2। ये फॉर्मूला आप याद कीजिए, हमने डेरिवेशन में डिस्कस किया है ये वाला फॉर्मूला vi स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमने डेरिवेशन में डिस्कस किया है। vf की वैल्यू ऐसे आती है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जो फ्रैक्शन होगा काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस होगा? काइनेटिक एनर्जी फ्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होगा? तो इसे निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? kf अपॉन ki, ये फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ मैं, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा। और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? इससे इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर आ जाएगी। m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, vi से vi कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए जो फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी मॉडरेटिंग न्यूक्लियाई के द्वारा, मॉडरेटिंग न्यूक्लियाई के द्वारा जो फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी गेन होगी वो कितनी होगी? जो काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, गेन, ठीक है, किसके द्वारा? न्यूक्लियाई के द्वारा, तो वो कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है कि यदि मैं F2 मानूं और इस फ्रैक्शन को F1 मानूं, ठीक है, तो F2 जो गेन होगी वो कितनी होगी? 1 में से F1, इसको लॉस कर दो, इसका लॉस कर दो, तो कितनी आ जाएगी? 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी गेन आ जाएगा, ठीक है। अब ड्यूटेरियम के लिए, ड्यूटेरियम के लिए, ड्यूटेरियम फॉर ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम के लिए जो मास होता है m2 वो ट्वाइस होता है m1 का, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या आएगा? F1 ड्यूटेरियम के लिए जब m2 की वैल्यू ये रखोगे 2m1, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? F1 तो आ जाएगा 1/9 और F2 आ जाएगा 8/9 ड्यूटेरियम के लिए, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट 6.13 consider the collision, consider the collision depicted in 6.10 figure 6.10, ठीक है। between two billiard ball with equal masses, the first ball is called the cue while the second ball is called the target. The billiard player want to sink the target ball in a corner pocket which is at an angle 37 degree. Assume that the collision is elastic and that the friction and rotational motion are not important. Obtain क्या obtain? थीटा वन निकालना है। तो देखिए पहले तो आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, जिस डायग्राम की बात हो रही है ये डायग्राम है, इस डायग्राम के बारे में बात कर रहा है बेटा। ये एक बॉल है, ये क्यू है, मान लीजिए ये टारगेट है, ये क्यू है, ये टारगेट है, इतनी स्पीड से ये जा रहा है, तो थीटा वन निकालना है, थीटा वन निकालना है। यहाँ कहीं पॉकेट है, कॉर्नर पॉकेट, और तो ये थीटा वन कितना होगा ये पता करना है। तो देखिए ये है क्यू जिसका मास m1 है और जो कितनी स्पीड से v1 इनिशियल स्पीड से जा रहा है, और यहाँ पर है टारगेट। बिलियर्ड बॉल में ऐसा ही होता है, दो बॉल हैं ये, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गया, ठीक है।
अब ये यहाँ पर कॉर्नर पॉकेट है, इस जगह कॉर्नर पॉकेट है, इसमें आपको भेजना है। तो V1F यहाँ पर भेजना है M1 इसको, ठीक है। ये यहाँ जाना है, तो ये θ1, ये θ1, और इधर ये M2, इधर क्या जाना है, ये M2, ये M2, और ये V2F इस तरीके से, और ये θ2। तो θ1 कितना होगा ये पता करना है। कौन सी वैल्यू, θ1 कितनी होगी, θ1 कितना होगा। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहेगा कि V1I बराबर होगा V1F के प्लस V2F के। V1I बराबर V1F प्लस V2F। इलास्टिक कॉलिजन है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो V1I क्या होगा, V1I की जो मैं वैल्यू निकालूंगा, स्क्वायर करूंगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा V1F प्लस V2F होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये कैसी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर हैं, ठीक है। तो इसका करें हम होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर करने से जो V1I स्क्वायर होगा वो V1F स्क्वायर प्लस V2F स्क्वायर A प्लस B होल स्क्वायर से खोल देंगे, 2V1F V2F ये आ जाएगा, ठीक है। ये V1I स्क्वायर आएगा, ये क्या आएगा, V1I स्क्वायर आएगा, V1I स्क्वायर। अब देखिए ये V1F स्क्वायर प्लस V2F स्क्वायर, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो एंगल होगा वो कितना है, 2V1F V2F cos, और ये क्वेश्चन में दे रहा है कितना है, θ2 37 है और θ1 निकालना है। तो देखना जरा, यदि ये θ2 37 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, और ये V1F है और ये V2F है, तो θ1 प्लस θ2 V1F और V2F के बीच का एंगल हुआ, ठीक है। θ1 प्लस θ2 ये V1F और V2F के बीच का एंगल हुआ, ठीक है, यानी cos थीटा। तो V2F दे रखा है, सॉरी θ2 दे रखा है, θ2 दे रखा है, तो रख दीजिए cos θ1 प्लस 37 ये आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये कह रहा है कि एज पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, एज पर क्वेश्चन यदि हम कहें कॉलिजन इज इलास्टिक, कॉलिजन कैसी है, कॉलिजन इज इलास्टिक, ठीक है, एंड M1 इज इक्वल टू M2, तो उस केस में क्या होगा, देयरफॉर V1I स्क्वायर बराबर हो जाएगा V1F स्क्वायर प्लस V2F स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। और जब ये आएगा तो देयरफॉर जब ये आएगा तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है cos θ1 प्लस 37 डिग्री, ये 0 के बराबर हो जाना चाहिए। और ये किसके जीरो किसका वैल्यू होता है, ये 0 होता है cos 90 का, ठीक है। तो θ1 प्लस 37 डिग्री इज इक्वल टू 90 आएगा, ठीक है। और यहाँ से θ1 इज इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस 37, और θ1 की वैल्यू आ जाएगी 53 कितनी आ जाएगी, 53 डिग्री। इस तरीके से हम θ1 निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं, θ1 निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आज का डिस्कशन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप दोबारा से कीजिए, यदि किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो फिर से पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।